हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रियाएं। तो पिछली क्लास में है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा, हमने पढ़ा था अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक, तो हमने बहुत ही आसानी से समझा कि किस तरीके से हम अपघटन अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास देखी थी, तो लास्ट में जब हमने पढ़ा था ना सूर्य के प्रकाश के कारण अपघटन, तो जो मैंने वो दो रासायनिक समीकरण लिखवाए थे वो संतुलित नहीं थे, है ना। मैंने वैसे आपको समझा दिया था और मैं ये आपसे बोल के रखा हूँ कि हम हमेशा एक संतुलित रासायनिक समीकरण को ही लिखते हैं। तो उस समीकरण को आप ना संतुलित कर लीजिएगा। बहुत ही आसान था समीकरण। क्या था सर? सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक, किस में सर कन्वर्ट हुआ था ये? अपने पास Ag में और सर क्लोरीन गैस में, फिर AgBr किस में? Ag में और Br2 गैस में। ठीक, तो मैं इसको आपके लिए एक बार संतुलित कर देता हूँ, फिर हम आते हैं अपने आज के टॉपिक विस्थापन अभिक्रियाओं पे। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में जो हमने लास्ट में रखा सर AgCl था। ठीक, कन्वर्ट सर किस में हुआ था? Ag में प्लस Br2 गैस में। ठीक है, मैं आपको बस बैलेंसिंग बता रहा हूँ अभी यहाँ पर। फिर था सर AgBr, कन्वर्ट सर हुआ था सिल्वर में प्लस क्लोरीन गैस में। अब देखिए ब्रोमीन के तो दो परमाणु है, क्यों? दो है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ उल्टा मैंने लिख दिया। हाँ, ये Cl2 यहाँ रहेगा एंड Br2। ठीक, तब देखिए क्लोरीन के साथ दो परमाणु है, लेकिन यहाँ तो एक ही परमाणु है, तो मुझे यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 Ag हो गया, तो मुझे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपने पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीन के दो परमाणु, तो सर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 यहाँ पर Ag हो गया एंड यहाँ पे 2 Ag, 2 परमाणु एंड 2 ब्रोमीन के परमाणु। देखिए अब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक, तो उसको अगर आप देख लें एंड आपने पिछली क्लास में लिखा ही है, नोट्स बनाए रखे हैं आपने। ठीक, तो लास्ट जो आपका कॉपी का पेज होगा वो इस वाले पार्ट पे ख़त्म हुआ है जो मैंने आपको लिखाया था। उसी समीकरण को ना बस आप इस तरीके से संतुलित कर लें, यानी कि सर बैलेंस कर लें। ठीक, चलिए तो इसको आप लिख लें, देख लें, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि आज विस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं और किस तरीके से मुझे विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा देना है और इसमें कैसे एग्जाम्पल्स बनते हैं। ठीक, और भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही काम की है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हाँ जी, तो मैं अभी बहुत सारी बातें आपको समझाऊंगा। तो मेरे साथ हेडिंग लिख लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इंग्लिश का मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाली क्लास है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए विस्थापन का मतलब क्या है? किसी एक को हटाकर दूसरे को वहाँ पर बैठा देना। जैसे कि आपको याद है कि जब हम बचपन में मैच खेला करते थे, ठीक, तो किसी के मान लीजिए हाथ पैर में चोट लग गई, तो हम कहते थे कि इसकी जगह कोई और खेलेगा, तो उस बैट्समैन को हम हटाकर किसी दूसरे बंदे को लाते थे तो वो उसकी जगह खेलता था। ठीक, इस चीज़ को हम बोलते हैं सर विस्थापन, है ना। तो इसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री में भी अब क्या होगा? विस्थापन होगा, यानी कि एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे तत्व को हटाकर वहाँ पर बैठ जाएगा और इस तरीके से मेरे पास एक नया यौगिक बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है सर, विस्थापन। एक हटेगा, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटाकर वहाँ पर बैठ जाएगा तो मेरे पास एक नया यौगिक बनेगा। तो अगर इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो हम बोलते हैं सर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक सबसे पहले हमने ये पढ़ा सर संयोजन, यानी कि दो कंपाउंड, दो तत्व आपस में क्या थे? संयोग कर रहे थे। ठीक, फिर हमने सर क्या देखा? अपघटन, है ना, अपघटन या फिर वियोजन। तो हीट किया हमने तो एक ही कंपाउंड अपना टूट गया अलग अलग कंपाउंड में। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। चलिए अब क्या है सर? विस्थापन। ठीक, यानी कि पहले से मेरे पास दिया होगा अभिकारक, उसमें यौगिक होंगे, यौगिक के अंदर जो तत्व है वो कोई एक तत्व दूसरे तत्व को क्या होगा सर? दूसरे तत्व को हटाकर वहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे भी आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, जब मैं एग्जाम्पल्स करवाऊँगा तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें समझते हैं।
इसमें लिखिएगा, है ना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक, इसमें हम लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, जिनमें कोई तत्व, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित, जिनमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को विस्थापित करके, तत्वों को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है, तत्वों को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है ना, तथा एक नया यौगिक बनाता है, तथा एक नया यौगिक बनाता है, ठीक है, कॉमा, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है, कॉमा, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। पहले हम कहानी वाली बातें लिख लें, कहानी थोड़ी सी। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक, सेकंड पॉइंट, दूसरा बिंदु, ठीक, इसमें लिखिएगा विस्थापन अभिक्रियाएं सामान्यतः, विस्थापन अभिक्रियाएं सामान्यतः धातुओं में होती है, विस्थापन अभिक्रियाएं सामान्यतः धातुओं में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को, विस्थापन अभिक्रियाएं सामान्यतः धातुओं में होती है, ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को धातु विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को धातु विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादातर ये जो रिएक्शंस हैं, ज़्यादातर क्या, ये रिएक्शंस सर धातुओं में होती है, ठीक है, तभी इसका नाम सर क्या पड़ गया, धातु विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अपने 10th क्लास में एक चैप्टर भी है धातु तथा अधातु, वहाँ पर हम धातु और अधातुओं के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले जब आपने आवर्त सारणी पढ़ी थी तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा आपको धातु अधातु बताया था, है ना, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बाद जाकर वो पढ़ लेना, है ना, वो नहीं पढ़ा है तो ये नहीं समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो। जो लोग लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड पॉइंट, इन अभिक्रियाओं में, पहले मैं लिखवाता हूँ कहानी फिर समझाता हूँ। ठीक, इन अभिक्रियाओं में अधिक सक्रिय धातु, इन अभिक्रियाओं में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित करता है। इन अभिक्रियाओं में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या है कि जब हम धातु अधातु पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है ना कि धातुओं की एक सक्रियता सीरीज होती है, धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी होती है ना, मतलब कि हमें ये पता है कि कोई एक धातु है जो अधिक सक्रिय है, फिर कम सक्रिय है, फिर उससे कम सक्रिय, फिर और कम सक्रिय, यानी कि धातुओं की सक्रियता की ना एक सीरीज बनी हुई है, एक श्रेणी बनी हुई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन धातु ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि जो धातु ज़्यादा सक्रिय होगा वो अपने से कम सक्रिय वाले धातु को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर धातु के सक्रियता का पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ना सक्रियता जो श्रेणी है उसमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो कि हम यहाँ पर इस अभिक्रिया में यूज़ कर लेंगे। सक्रियता श्रेणी जो कि धातुओं के लिए होती है, जो कि सर धातु के लिए होती है। ठीक है, अब देखो ज़रा, मैं एक शॉर्टकट बनाया हूँ अपनी तरफ से, तो वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नोट करके हम बातें करेंगे। ठीक, ये क्या हुआ, पूरा मार्कर, अच्छा इंक ज़्यादा हो गया लग रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि आप देखिए अभी हम आते हैं विस्थापन अभिक्रिया पे। ठीक है, चलिए, हाँ, तो देखिए कभी आप गए हों तो एक शॉर्टकट है। सर क्या शॉर्टकट है? ठीक है, शॉर्टकट ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सर ये है, देखिए ठीक, तो सर ये क्या लिखा है? अब देखो, न माज फी, ये लिखा है न, मैं हिंदी में लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। न माज फी,
अगर जो लोग है ना नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो अपनी तरफ से मैं लगा दिया हूँ नमाज फ़ी, ठीक। ये एक शॉर्टकट है सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखिए, एन का मतलब है सर सोडियम, एम का मतलब सर है मैग्नीशियम, ए का मतलब सर है एल्युमिनियम, जेड का मतलब सर है जिंक, फी मतलब फीस है ना अपने लिए, तो इसका केमिस्ट्री में मतलब सर है आयरन, आयरन, ठीक है। नमाज फ़ी, नमाज फ़ीस, ठीक है नमाज फ़ीस है, याद रखने के लिए, है ना। और ये का है, इसका मतलब सर क्या है? ये है कौन, शॉर्टकट है ना, कौन होगा आज ऑग। ऑग क्या होता है सर? जो लोग पबजी खेले होंगे उसमें ऑग एक गन होती है, ऑग एक गन होती है, ठीक है, याद है क्या? तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक। चलिए तो आज थोड़ा सा मिटाने का काम ज़्यादा हो गया। देखिए ना मा जे फीस है, ठीक है ये चीज़। अब मैं कुछ एडिट नहीं करूँगा, ठीक, समझे? तो ये अपना एक शॉर्टकट है याद रखने का। ये सक्रियता श्रेणी है सर। कैसे है मैं समझा रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या है कि सोडियम की जो क्रियाशीलता है ना वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है, मैग्नीशियम की क्रियाशीलता एल्युमिनियम से ज़्यादा है, एल्युमिनियम की सर जिंक से ज़्यादा है, जिंक की सर आयरन से ज़्यादा है, ठीक। इसके बाद हा का मतलब सर हाइड्रोजन, सी यू का मतलब कॉपर, एच जी मतलब सर मरकरी, कॉपर मरकरी, ए जी मतलब सिल्वर, ए यू का मतलब गोल्ड, ए यू का मतलब गोल्ड, ठीक। तो अब यानी कि सर आयरन की जो सक्रियता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की कॉपर से, कॉपर की मरकरी से, मरकरी की सिल्वर से, सिल्वर की गोल्ड से, ठीक है। और भी है ना धातु की होती है मेरे पास सक्रियता श्रेणी, लेकिन इतने धातु को अगर हम याद रख लेते हैं तो हमारे 10th क्लास में इससे काम चल जाएगा। हाँ जी क्या बोले सर? आपने बोला कि अगर मैं इतना धातु याद कर लूँ ना तो मेरा 10th क्लास में काम चल जाएगा। और याद रखने का तरीका हमने बता दिया, नमाज फ़ीस है, कौन होगा ऑग, ओग लिख दिया गया, हाँ कौन होगा ऑग, ये चीज़ थोड़ा हिंदी देखिएगा, ठीक। नमाज फ़ीस है, कौन होगा आज ऑग, ठीक। तो ये अपना एक शॉर्टकट मैंने बनाया है। अब यहाँ से आप याद कर सकते हो, ना का मतलब सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ठीक है, एयू मतलब गोल्ड, ठीक। तो ये मेरे पास एक सक्रियता श्रेणी लिखी हुई है किसकी सर? धातुओं की, ठीक है। ये बात समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा धातु ये है, अधिक क्रियाशील धातु कम, और कम और कम और कम ये, ठीक। तो सर मैंने ये बोला कि विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होगा, कोई एक तत्व है ना यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर लेगा और वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास एक नया यौगिक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सर आपने ये बोला कि ये अभिक्रियाएं धातुओं में होती है, तो इस वजह से इसे धातु विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने ये बोला कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर सकती है, इसका उल्टा नहीं होता है, ठीक है, इसका उल्टा नहीं होता है। यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित करेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए आप, जैसे कि जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो जिंक कॉपर के सॉल्यूशन में से, कॉपर के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको रफ करते हैं फिर हम बात करते हैं सर एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो पहले आप इसको ज़रा नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी ठीक है, चलिए तो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ना हम वो एक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं, वो सक्रियता श्रेणी लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे कौन सा तत्व ज़्यादा सक्रिय है, तभी मैं आपको समझा पाऊँगा, ठीक। तो हमने क्या देखा था सर? सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक, जिंक, आयरन, फिर सर आपने बोला हाइड्रोजन, फिर कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक। अब देखिए आप एग्जाम्पल बेसिकली अब देखिए एनसीईआरटी में ना हर रिएक्शन को लेकर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो हम वो एक्टिविटी वाला ही एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी क्या है? दरअसल मेरे पास इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है ये, अरे
देखिए आप, ठीक, टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है कि कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें सर क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या होता है सर, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का ना ब्लू कलर होता है, कैसा, ये होता है ब्लू सॉल्यूशन, यानी कि नीले रंग का होता है ना, नीला विलियन, नीला विलियन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। हम लैब में गए और मेरे पास टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने CuSO4 डाला, ठीक। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि एक क्या करते हैं हम लोग, कील लेकर आते हैं और इस कील को रख देते हैं, ठीक। तो ये हो गया अपने पास नेल का मतलब सर क्या होता है, कील होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कील रख दिया। कील बेसिकली आयरन है, यानी कि Fe है, आयरन, ठीक है। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि अपने पास है ना कॉपर सल्फेट का सर ब्लू सॉल्यूशन है, यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखिए, अब कॉपर सल्फेट का मेरे पास जलीय विलयन बना हुआ है, तो अब सर क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, आपने बताया था कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब इसमें हमने क्या किया, एक कील ला के डाल दिया Fe। अब आयरन तो सॉलिड के फॉर्म में होता है ना, Fe आयरन सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक। अब आप देखो, अब ये कोई तत्व है और ये कोई एक यौगिक है, तो आप देखो आयरन, क्या आयरन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है? ध्यान से सुनिएगा, क्या वर्ड होता है, आयरन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को विस्थापित करता है, कॉपर को विस्थापित करता है, ठीक है। और आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है, क्यों? क्योंकि आप देखो आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है ना। तो अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, तब यहाँ पर बन जाएगा सर FeSO4 फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन प्लस कॉपर को विस्थापित किया ना, तो Cu सॉलिड के फॉर्म में ऐसे मिल गया, समझे। तो CuSO4 में से कॉपर विस्थापित हो गया तो कॉपर अलग हो गया, ठीक है, एंड SO4 के साथ Fe रिएक्ट करके FeSO4 बना लिया, ठीक, फेरस सल्फेट। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही काम की बातें हैं। अब ये जो कॉपर सल्फेट था वो सर नीले कलर का था, इसका सर था नीला रंग, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब फिर क्या होता है, और ये सर होता है ग्रेस, मतलब ये ग्रीन कलर का होता है, ये होता है हरे रंग का ना, ऐसे ग्रीनिश कलर होता है इसका, ग्रीनिश मतलब ये हरे रंग का कलर होता है FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक, ये चीज़। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, अब देखो इसके बाद हम ये देखते हैं, एंड जो अपना कॉपर है, कॉपर होता है सर रेड ब्राउन, ठीक है, कैसा सर, रेड ब्राउन, मतलब कि लाल भूरा, ये होता है सर लाल भूरा रंग, ठीक है, लाल भूरा रंग, इंग्लिश में बोलते हैं हम सर रेड ब्राउन कलर, ठीक है। ये होता है सर ग्रीनिश कलर का, है ना। ये मेरे पास सर क्या, ब्लू कलर, ठीक। तो हमने ये देखा कि जैसा ही हमने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जो कि नीले कलर का है, हमने एक कील डाली, अब कील को ना यहाँ से हम लोग लटका के रखते हैं, ठीक। तो अब जब रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन ये हुई, तब क्या हुआ कि जो मेरे पास ये विलयन था, पहले सर विलयन क्या था, पहले सर विलयन नीले कलर का था, अभिक्रिया होने के बाद सर विलयन हरे रंग का हो गया, तब ये विलयन हो जाता है सर हरे रंग का, ठीक है। NCERT में दिया हुआ है ये एक्टिविटी, उसको आप देखिएगा, भी समझ में आएगा, है ना। अब देखिए, अब जो इसके अंदर कील पड़ी थी ना, अब इस कील का कलर चेंज हो जाएगा, एंड कील का कलर सर कैसा हो जाएगा, हम वैसे बोलते हैं जो कील होती है ना, ये बेसिकली ग्रे कलर की है ना, ग्रे कलर, GRE है ना, ग्रे कलर बोलते हैं हम, जो नेल अपनी पास है, ठीक। अब क्या होगा, इस नेल पर ये कॉपर आकर इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि जो नेल थी, जो कील थी, वो ग्रे कलर से सर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाल भूरे रंग में, ठीक। अब इसके ऊपर जो कलर आ गया, इसके ऊपर कलर आ गया, ठीक, ये कलर सर कैसा हो गया, अब कील मेरे पास हो गई रेड ब्राउन कलर, तो मैंने आपके लिए इंग्लिश में लिख दिया रेड ब्राउन कलर, है ना, यानी कि सर अपना लाल भूरा रंग,
यानी कि सर अपना लाल भूरा रंग ये चीज़, और अपना विलियन हो गया सर हरे रंग का। ठीक, तो ये चेंजेस आया। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी की एक्टिविटी है और ये मेरे पास अपना एक एक्सपेरिमेंट भी है कि हम टेस्ट ट्यूब लेकर आते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर सर क्या भरा है 10 ml, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि एक्सपेरिमेंट है। अब कॉपर सल्फेट सर ब्लू कलर का होता है। ठीक, एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया हमने, इसमें एक कील डाली। हम बोलते हैं सर कील ग्रे कलर का होता है ना, एक्सपेरिमेंटली ग्रे कलर का होता है। ठीक, अब हम क्या किए, ब्लू सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की हमने कील डाल दी। ठीक, अब हम ये बात जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि सर आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है। ठीक है, तब इसीलिए आयरन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो कॉपर को विस्थापित कर देगा तो मेरे पास हरे रंग का फेरस सल्फेट का विलयन मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से जो मेरे पास विलयन का ब्लू सॉल्यूशन था ना, जो विलयन का नीले रंग का कलर था, ठीक है, अब ये ब्लू सॉल्यूशन सर किस में कन्वर्ट हो जाता है अपना, है ना, हरे रंग के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमने देखा कि कुछ समय बाद, लगभग आधे घंटे बाद, जो नीले कलर का विलयन था वो सर किस में कन्वर्ट हो गया, हरे रंग के विलयन में। और जो कील थी ना, अब कील के ऊपर लाल भूरे रंग की एक परत जमा हो गई कील के ऊपर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट होता है, आप लैब में जाना तो देखना। ठीक, अब ये अगर ये रिएक्शन देकर पूछ दे कि ये रिएक्शन किस प्रकार की है, तो हम सर क्या बोलेंगे, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। सर क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, ये चीज़ अब देखो, अब बेसिकली क्या हुआ था, अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इस चीज़ को लेकर। होता क्या था कि जो अपना CuSO4 है ना, बेसिकली अपना CuSO4 इस तरीके से रहता है, Cu2 प्लस SO4 2-, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर पे सर 2+ चार्ज होता है, SO4 पे 2- चार्ज होता है ना, कॉपर सल्फेट। एंड जो अपना आयरन है, आयरन पे बेसिकली Fe2+ चार्ज होता है, Fe2+ चार्ज होता है ना, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं। जब आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तभी तो इस पर 2+ चार्ज आया, है ना। प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके कॉपर के पास 2+ चार्ज है, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज है, मतलब सर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पर हम इस तरीके से प्लस दिखा सकते हैं, ऐसे माइनस दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 2+ कर लो, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हुआ है सर, किसका, मैं और भी एक चीज़ आपको समझा दूँ, आयन। ठीक है, आयन सर क्या होता है, आयन 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो सर धनात्मक, दूसरा सर ऋणात्मक। तो अपने पास धनात्मक, दूसरा सर ऋणात्मक, धनात्मक एंड ऋणात्मक, यानी कि आयन अपना पॉजिटिव भी होता है और सर निगेटिव भी होता है। ठीक, तो हुआ क्या था, देखिए Fe प्लस वाला जो है ना, प्लस वाला वो माइनस वाले के साथ जाकर रिएक्शन करता है, यानी कि जो Fe2+ है, Fe जो 2+ है वो इस SO4 2- के साथ रिएक्शन करके क्या सर बना लिया, FeSO4, है ना। और जो Cu2+ है, जो सर Cu2+ है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर, है ना, क्या बना लेता है सर Cu, समझाने के लिए ऐसे। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ था, देखिए FeSO4 के साथ लग गया, तो देखिए FeSO4 बन गया, FeSO4। ठीक है, एंड क्या बचा फिर, ये कॉपर, तो वो कॉपर बन गया। तो एक्चुअल में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है, क्या बन गया सर, Cu के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ये बन गया मेरे पास कॉपर। ठीक, यानी कि मैं यहाँ से बस आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये मैंने आपको बातें समझाई हैं जो कि मुझे एग्जाम में नहीं लिखनी है, समझाने के लिए मैंने बताया कि किस तरीके से, है ना, FeSO4 बना एंड किस तरीके से कॉपर बना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो क्या हुआ है, आयन एक्सचेंज हुआ है। जो Fe था ये सर कैसा है, Fe एक धनायन है ना, यानी कि आयन ने यहाँ पर कॉपर को हटाकर यहाँ बैठ गया है, आयन कॉपर को हटाकर बैठ गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक बार विस्थापन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एकल विस्थापन, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया भी बोला मैंने, और धातु विस्थापन भी बोला, एंड एकल विस्थापन भी बोलते हैं इस वजह से इस अभिक्रिया को, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक ही बार आयन का एक्सचेंज होता है, एक ही बार आयन का, है ना, एक्सचेंज को क्या बोलते हैं सर, बदलना, है ना। एक ही बार आयन क्या होता है, अपनी स्थिति को बदलता है। ठीक है, चलिए, तो अब कैसे कैसे लिखना है मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। ठीक है,
कई लोगों को यहाँ पर चीज़ें कंफ्यूज हो सकती है। चलिए तो पहले आप लोग एग्जांपल लिख लीजिएगा ऐसे, है ना, एक्टिविटी, फिर ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह सबको समझा दिया किस तरीके से हुआ, ठीक है। ये मेरे पास विस्थापन अभिक्रिया थी, ठीक। अब इस रिएक्शन को देखकर क्या पता चलता है कि आयन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, ठीक। कैसे कैसे लिखोगे आप, ठीक। आप सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लेंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लेना वीडियो को पॉज करके। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग ये रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक। चलिए फिर क्या करेंगे, हम नोट करके ये सारी बातें लिख लेंगे, नोट करके ये सारी बातें लिख लेंगे, है ना। आयन का मतलब धनात्मक या फिर सर ऋणात्मक, ठीक। तो नोट करके ये सारी बातें लिख लेंगे। इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा, अब वीडियो को पॉज करके लिख लिया, इसके नीचे लिखिएगा, है ना। लिखिए विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में आयन का एक बार विनिमय होता है। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में आयन का एक बार विनिमय होता है। आयन का एक बार विनिमय होता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, जैसे कि यहाँ पर हुआ जो Fe+ आयन था, ठीक है, ये CO2+ आयन को एक्सचेंज करके उसकी जगह बैठ गया एंड CO को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो एक बार विनिमय हुआ, इसी वजह से इसको सर मैंने बोला एकल विस्थापन। इसके बाद सर हम क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन। तो इसका मतलब सर वहाँ पर 2 बार विनिमय होगा, हाँ बिल्कुल वहाँ पर दो बार विनिमय होगा, ठीक है। तो आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको बातें बता दी रिएक्शन को लेकर, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आई, ये बात समझ में आई क्या, बेसिकली ऐसा होता है, ये थोड़ी सी आगे की कहानी है, मतलब कि 10th में ये सब चीज़ें नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक्चुअल में जो CO2+ है ना, CO2+, ये सर क्या है, ये इसके वैलेंसी है कि कॉपर पे 2+ चार्ज होता है, SO4 को बोलते हैं हम सल्फेट आयन, सल्फेट पे 2- चार्ज होता है, ठीक है। एंड इस तरीके से आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर Fe2+ के रूप में रहता है ना। प्लस का मतलब सर क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, माइनस का मतलब सर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक है, ठीक। फिर क्या हुआ, एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हुई, प्लस वाला माइनस वाले के साथ अट्रैक्शन करता है हमेशा, अपोजिट जो आयन होंगे, है ना, उनमें क्या होता है सर, आकर्षण होता है। तो Fe2+ SO4 2- के साथ रिएक्शन करके सर बना लेगा FeSO4, ठीक है। इस पर भी 2+ चार्ज था, इस पर 2- चार्ज था, इसलिए 2 नंबर कट गया, ठीक है। सिंपल हमने FeSO4 लिख दिया। अब ये CO2+ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसको वही 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए जिसकी कमी थी, तो Cu से किस में कन्वर्ट हो गया सर, वो CO2+ से कन्वर्ट हो गया सर Cu में, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। हम लोग को सर केवल यही लिखना है ना, हमें केवल यही लिखना है और हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमने विस्थापन अभिक्रिया पे एक रिएक्शन देखी, हम 2 रिएक्शन और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने कहा लिखने को, वैसे आपने लिख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करने के बाद लिख लो आप, फिर हम मिलते हैं रफ करने के बाद, ठीक है, ठीक। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इस पर, सेकंड एग्जाम्पल, है ना। जैसे कि आप देखो मेरे पास कॉपर सल्फेट था CuSO4 Aq की फॉर्म में। अब कॉपर सल्फेट मेरे पास ब्लू कलर का होता है सर, अभी हमने पढ़ा, ब्लू मतलब सर नीले रंग का, ठीक। अब की बार हम क्या करते हैं, इस कॉपर सल्फेट में हम जिंक डाल देते हैं। जिंक किस रूप में होता है सर, सॉलिड के रूप में होता है। तो मैं पूछता हूँ, क्या जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा? ये तब कर पाएगा जब जिंक कॉपर से ज़्यादा सक्रिय हो। तो आप देख लो जिंक कहाँ आ रहा है, देखिए जिंक इधर आ रहा है, कॉपर यहाँ पे आ रहा है ना, मतलब जिंक कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है। तो इस वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, क्या ये रिएक्शन होगी? हाँ हो जाएगी। अब आगे क्या हो जाएगा सर, फिर वैसे ही जिंक कॉपर को हटा दिया तो जिंक हो गया जिंक SO4 एक्वस प्लस किसको सर हटाया, कॉपर को हटाया तो Cu सॉलिड के फॉर्म में, इस तरीके से, समझे ये चीज़। अब ये ब्लू कलर था, ब्लू कलर से सर जो जिंक SO4 होता है ये कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब सर क्या है, रंगहीन। यानी कि पहले विलयन ब्लू कलर का था, फिर बाद में सर रिएक्शन होने के बाद ये रंगहीन हो गया। रंगहीन मतलब सर कलरलेस, ठीक है, कलरलेस ऐसे। और कॉपर को हम जानते हैं कि रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, रेड ब्राउन, ठीक है, मतलब लाल भूरे रंग का, ठीक।
कलर आपको याद ना रहे काम चल जाएगा, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक। इसका मतलब सर हमने ये समझा कि जो जिंक है ना, जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है सर किससे, कॉपर से। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये बात मुझे ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़। अब मैं इसका एक और पूछता हूँ वर्जन, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए ऐसे लिखा था ZnSO4, ठीक है, AQ प्लस कॉपर लिखा, ठीक है, फिर हमने ऐसे विस्थापित कर दिया कॉपर को जिंक से, हमने लिख दिया CuSO4 एक्वस, ठीक है, जिंक हटा है तो हमने सर ऐसे लिख दिया जिंक सॉलिड, है ना। मुझसे ऐसे पूछेगा क्या ये रिएक्शन हो सकती है, ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर समझोगे कि इस रिएक्शन में क्या दिखाया जा रहा है कि कॉपर ने जिंक SO4 के विलयन में से जिंक को विस्थापित कर दिया, ठीक है, इस रिएक्शन का ये मतलब है। तो कॉपर जिंक को तभी विस्थापित कर पाएगा जब कॉपर जिंक से ज़्यादा सक्रिय होगा। क्या कॉपर जिंक से ज़्यादा सक्रिय है, क्या कॉपर जिंक से ज़्यादा सक्रिय नहीं है ना। इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन सर क्या है, गलत है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिख रहे हैं, तो आप देख लो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। अब जरा आप देखो मैंने लिखा AgNO3 का होल ट्वाइस ना, सिल्वर नाइट्रेट, इसे सर क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट का सर एक्वा सोल्यूशन था, ठीक। अब की बार इसमें क्या किया मैंने, कॉपर डाल दिया, कॉपर क्या किया सर हमने, कॉपर डाल दिया। बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट ना ये कलरलेस होता है, CuLOUR, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर सकता है। ऐसा कब होगा, जब कॉपर सिल्वर से ज़्यादा सक्रिय हो। तो अब देख लो सर कॉपर सिल्वर से ज़्यादा सक्रिय है, यानी कि ये रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन होकर क्या मिलेगी, कॉपर सिल्वर को तो हटा दिया, तो कॉपर का नाइट्रेट यानी कि सर CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट और Ag हट गया तो प्लस Ag। अब ये जो नाइट्रेट है वो एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि ये विलियन के फॉर्म में है, तभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AQ और Ag से सॉलिड के फॉर्म में है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ये कलरलेस से कन्वर्ट हो गया नीले कलर में, क्योंकि कॉपर का नाइट्रेट जो होता है ना, इसका भी जो विलियन का सॉल्यूशन है ये भी ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू कलर में। आप इतना परेशान ना हो, आप जो मैं बता रहा हूँ वो समझें। यानी कि सर ये रिएक्शन हो सकती है, क्या ये रिएक्शन हो सकती है, मतलब कि ये रिएक्शन मान्य है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्टिव है, इस वजह से कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर दिया। इसका मतलब है इस समीकरण का, ठीक। तो हम लिख सकते हैं सर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है Ag से, क्यों, हाँ। अब आप समझ सकते हो ना, कॉपर पे 2+ चार्ज होता है, इस वजह से NO3 का होल ट्वाइस हुआ है, ठीक है। अब Ag पर 1+ चार्ज होता है, ये मैंने गलत लिखा है, हाँ, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट कैसे होता है मैंने ये भी आपको समझाया। Ag पे 1+ चार्ज होता है, NO3 पे 1- चार्ज होता है, इस वजह से AgNO3, ठीक है, और Cu पे 2+ चार्ज होता है, तभी CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास काम चलता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर है कि कोई भी धातु जो सक्रिय धातु होगी वो अपने से कम सक्रिय वाले धातु को विस्थापित कर पाएगी, है ना, और इसका अपोजिट नहीं होता है। तो इसका अगर मैं उल्टा लिखकर आपको दे दूं तो इसका उल्टा मान्य नहीं होगा, इसका उल्टा मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए यहाँ तक तो क्लियर चीज़ें हैं। अगर मैं आपको इसमें समझाना चाहूँ तो और भी चीज़ें समझा सकता हूँ, है ना, जैसे कि ये आयंस वगैरह लिखकर, तो उससे अभी हमें इतना मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ तो मुझे क्लियर है ना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Ag पे प्लस चार्ज था, NO3 पे 1- चार्ज था, ठीक। तो AgNO3, अब Cu के साथ NO3 को लगना है, तो Cu पे सर 2+ चार्ज होता है, NO3 पे 1- चार्ज होता है, इस वजह से NO3 का होल ट्वाइस और Cu 1 रह गया, ठीक। फिर आगे Ag तो निकल गया, Ag अकेला है, ठीक, ऐसे। और तो क्लियर है कि सॉलिड है, एक्वस है, वो एक्वस है, फिर वो सॉलिड है, ठीक। कलर की मुझे चिंता नहीं करनी है, ठीक। मुझे तो ये देखना है कि ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, जो धातु ज़्यादा सक्रिय होगा वो अपने से कम सक्रिय वाले धातु के विलयन में से उस धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो कुछ की पॉइंट्स का क्या, इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, धातु विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, धातुओं में होती है, ठीक है। और ये यहाँ से फिर मेरे पास ये सक्रियता श्रेणी का यूज होता है इसमें, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, ठीक। अच्छा, एक चलिए हम आगे चल के बात करेंगे, है ना। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया सर विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही डिटेल से। इस पर और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख लेना, किसी रेफरेंस बुक से देख लेना, तो आपको और भी मज़ा आएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब हम वहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।